पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया पर एक आम खबर आ रही है मोतीलाल ओसवाल एएमसी के बारे में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स ने मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर्स को ब्राइब किया इस बात के लिए कि कल्याण ज्वेलर्स में मोतीलाल ओसवाल एएमसी अपना स्टेक बढ़ाए। और इस कारण से सोशल मीडिया पे बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ये सलाह दे रहे हैं कि चूंकि इसमें ब्राइबरी केस है तो निश्चित रूप से इसका परफॉर्मेंस खराब होगा और इस फंड से इन्वेस्टर्स को निकल जाना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर कि यदि उन्होंने ब्राइब दिया भी है और स्टेक बढ़ाया भी है तो आखिर उसके परफॉर्मेंस पे क्या असर आया है और क्या असर आने वाला है, और इस बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल के सारे फंड्स जो हैं उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में, आपके एनालिसिस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कुछ पूछना हो ये भी बताएं। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर देखें कि कल्याण ज्वेलर्स का कितना स्टेक है मोतीलाल ओसवाल एएमसी के पोर्टफोलियो में। तो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप। तो चूंकि लार्ज कैप काफ़ी नया फंड है इसलिए हमने इस एनालिसिस में लार्ज कैप को निकाल दिया है और तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो बचते हैं लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स का स्टेक, या यूं कह लें मोतीलाल ओसवाल के इन तीनों सेगमेंट्स का स्टेक कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स में क्या है। तो लार्ज एंड मिड कैप का एसेट अंडर मैनेजमेंट 9001 करोड़ के आसपास है और इसमें कल्याण ज्वेलर्स का स्टेक 4.88% है। यानी लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का 439 करोड़ का स्टेक कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स में है। अब यदि बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप का एसेट अंडर मैनेजमेंट 26,421 करोड़ है और उसमें 9.64% स्टेक जो है वो कल्याण ज्वेलर्स में है। और यदि क्वांटिफाई करें इसको तो ये आता है 2,547 करोड़ के आसपास। और स्मॉल कैप का एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,084 करोड़ है और इनका कोई भी स्टेक कल्याण ज्वेलर्स में नहीं है। इससे ये तो पता चलता है कि कल्याण ज्वेलर्स का मोतीलाल ओसवाल का एक्सपोजर कल्याण ज्वेलर्स में है। हो सकता है कि ये जो र्यूमर्स हैं उसके बाद इंक्रीज हुआ हो या कम हुआ हो, इसको हमने कंपेयर नहीं किया है। मैंने आज के स्टेटस के बारे में चर्चा की है। अब यदि इस कल्याण ज्वेलर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम यदि देखें पिछले एक महीने का, चूँकि कल्याण ज्वेलर्स की कहानी पिछले 20-25 दिनों का ही है, तो यदि हम इसके मोतीलाल ओसवाल के इन तीनों सेगमेंट्स का यदि पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो हम देखते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप ने पिछले एक महीने में -12.60% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न था -5.99%। यही बात यदि मिड कैप की करें तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल ने 13.43% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न -7.54% है। इसको देखने से एक बात तो लगता है, इट एपियर्स, कि मोतीलाल ओसवाल के जो डिफरेंट सेगमेंट्स लार्ज एंड मिड कैप या स्मॉल कैप की बातें यदि कर रहे हैं, इसमें जो इम्पैक्ट आया हुआ है कल्याण ज्वेलर्स में एक्सपोजर के कारण कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स तो हैं। क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स की शेयर प्राइस जनवरी के फर्स्ट वीक में करीब 788 रुपये थी, जो कि आज के दिन में करीब ये 478 रुपये के आसपास है। और ये हम देखें परसेंटेज के लिहाज से करीब 39-40% के आसपास ये पिछले 15-20 दिनों में ये शेयर घट गया। और यदि केवल इसी का केवल इम्पैक्ट होता तो मोतीलाल ओसवाल के जो लार्ज एंड मिड कैप जिसमें 12.6% है, मिड कैप में 13.43% का नेगेटिव रिटर्न है, इतना इम्पैक्ट नहीं होता, थोड़ा कम ही होता। बिकॉज एक्सपोजर जो है लार्ज एंड मिड कैप में 4.88% है, या यूं कह लें क्वान्टिफाई यदि करें तो 439 करोड़ का एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप का है और मिड कैप का करीब 2,547 करोड़ का है। और इसमें यदि 40% का हम डाउन करें तो ये इतना कम नहीं होगा। इसका मतलब कुछ और भी फैक्टर्स हैं इनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये कहना कि ये एक महीने का परफॉर्मेंस जो खराब हुआ है केवल कल्याण ज्वेलर्स के कारण ही खराब हुआ है, ये मुझे उचित नहीं दिखता है। अब बात करते हैं इनके कुछ और फैक्टर्स की।
जिसके बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि निर्णय लेने के पोजीशन में होंगे कि क्या हमें इस मोतीलाल ओसवाल के जो डिफरेंट फंड्स हैं उसमें हमको इस कंटिन्यू करना चाहिए, निकलना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं एक फैक्टर्स की जिसको कहते हैं मार्केट कैप्चर रेशियो। मार्केट कैप्चर रेशियो दो तरह के होते हैं, अप मार्केट कैप्चर रेशियो और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। सीधे साफ शब्दों में ये बताऊं कि यदि अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100% से जितना अधिक होता है वो फंड उतना अच्छा माना जाता है, और डाउन कैप्चर रेशियो, मार्केट कैप्चर रेशियो जितना नेगेटिव अधिक होता है वो उतना अच्छा माना जाता है। यदि हम लार्ज एंड मिड कैप का लास्ट 1 ईयर का अप मार्केट कैप्चर रेशियो देखें तो ये है 163%। इसका मतलब यदि इसको ट्रांसलेट करें सिंपल भाषा में, हम कहेंगे यदि मार्केट यदि 1% ऊपर जाता है तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 1.63% ऊपर जाता है। जनाब ये पिछले एक साल का है, एक साल में ये भी जो 12.6% का नेगेटिव रिटर्न आया है लार्ज एंड मिड कैप में, ये वो भी इंक्लूडेड है। मीन्स कल्याण ज्वेलर का इम्पैक्ट इसमें भी आया हुआ है। यदि कल्याण ज्वेलर का इम्पैक्ट नहीं आता, यानी लार्ज एंड मिड कैप में 12.60% का नेगेटिव रिटर्न नहीं आता, तो शायद इनका अप मार्केट कैप्चर रेशियो और अधिक होता। 163% इट्स वेरी गुड मार्केट कैप्चर रेशियो, और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो -10% है। -10% का मतलब यदि मार्केट 10% डाउन होता है तो ये जो है केवल 9% डाउन होगा, मतलब 1% कम डाउन होगा ये। अब यदि मिड कैप की बातें करें, यही अप मार्केट कैप्चर रेशियो इट इज 159% और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 34%। तो ये मिड कैप और मिड कैप के अप मार्केट कैप्चर रेशियो और डाउन कैप्चर रेशियो भी काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, और स्मॉल कैप के 103 अप मार्केट कैप्चर रेशियो है जो ऑलमोस्ट बराबर है, जो मार्केट जितना आएगा उसी के आसपास ये अब जाएगा। लेकिन जो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो जो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं वो -33% है। इसका मतलब यदि मार्केट 10% डाउन जाता है तो स्मॉल कैप सेगमेंट 6.7% के आसपास ही डाउन जाएगा। ये काफ़ी बेहतर रेशियो हैं। तो इन रेशियो के हिसाब से मुझे नहीं लगता, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये मार्केट कैप्चर रेशियो लास्ट 1 ईयर का है, जिसमें ये पिछले 20-25 दिन का जो कल्याण ज्वेलर्स का इम्पैक्ट जो इसके परफॉर्मेंस पे आया है वो भी इसमें कैप्चर किया गया है। इससे ये ऐसा नहीं लगता है मुझे कि इसमें कुछ ऐसा हंगामा हो गया है कि मोतीलाल ओसवाल के सारे फंड से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। अभी तक की एनालिसिस से मुझे कोई ऐसे कारण नहीं दिखते हैं कि हमें मोतीलाल ओसवाल के सारे फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज जनाब ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में होता है। इक्विटी मार्केट कभी भी बहुत सारे स्टॉक 20, 25, 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, और कुछ स्टॉक्स बेहतर करता है, कुछ स्टॉक बेहतर नहीं करता है। केवल एक पार्टिकुलर उसमें लेके कल्याण ज्वेलर्स के कारण ये हो रहा है जनाब, ऐसा नहीं है। जिसकी चर्चा हमने की और देखा ये इम्पैक्ट जो 12-13% का लार्ज एंड मिड कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में करीब 9% के आसपास जो डाउन जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो केवल कल्याण ज्वेलर्स का ही नहीं, और भी कोई फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर रहे हैं केवल मोतीलाल ओसवाल एएमसी पर ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सेगमेंट एज ए होल वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये दिख रहा है कि थोड़ा सा अधिक मोतीलाल ओसवाल के फंड्स पे है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स जो कैटेगरी एवरेज का फंड्स है उसके कंपैरिजन में। अब एक तो यहाँ तक ये इस एनालिसिस में ये समझ में आता है कि निकलने का गुंजाइश, निकलने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, और वो भी पिछले 1 महीने 10 दिन या 20 दिन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे यदि हम म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में हम इंटर करें और एग्जिट करें, फिर तो जनाब ये जो कहते हैं कि ये सट्टा बाजार है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, बिल्कुल इसी हिसाब से होता है कि आप सोचते हैं कि 1 दिन में दोगुना हो जाए, 4 दिन में ये नीचे आ जाएगा। जनाब इस हिसाब से कभी नहीं होता। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए होना चाहिए। सो ये फैक्टर तो नलीफाई हो गए कि कल्याण ज्वेलर्स के कारण ये खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, और ये खराब परफॉर्म कर भी रहा है, तो निकलने की कोई नौबत इस म्यूचुअल फंड से नहीं है। अदरवाइज यदि आपको बेहतर फंड लगता है तो अब बात करेंगे कि चूंकि हमें निकलना नहीं है, मीन्स कंटिन्यू करना है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या इंडिकेशन है, क्या इनके म्यूचुअल फंड्स में जो मोतीलाल ओसवाल के डिफरेंट सेगमेंट्स में उसमें इंटर करना चाहिए। इसके लिए हमने प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में बातें की हैं। जहाँ सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप के
मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप के प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में, ये आज के दिन में 72.53 है, जबकि लार्ज एंड मिड कैप का एवरेज जो है वो 28.2 है। जनाब, एवरेज पी रेशियो जो लार्ज एंड मिड कैप का 28.2 और लार्ज एंड मिड कैप मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप का 72.53, ये करीब करीब 2.5 गुने 3 गुने के आसपास है। और ये 28.2 जो लार्ज एंड मिड कैप का एवरेज पी रेशियो है, ये पिछले 6 महीने में लोएस्ट है। तो ये तो कहना, जो हम इसे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि लार्ज एंड मिड कैप में इंटर करने का अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप का पी रेशियो, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप का पी रेशियो 69.32 है, जबकि इनका एवरेज जो है मिड कैप का पी रेशियो वो 40.9% है। ये भी पिछले 6 महीने का लो है। 6 महीने के लो से मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का करीब 1.5 गुने से अधिक का पी रेशियो है। तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में भी इंटर करने का अभी कोई समय नहीं है। नए इन्वेस्टर इससे परहेज करें और बातें करें स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप का पी रेशियो 44.63 है, जबकि कैटेगरी एवरेज इनका 31.9 है, 32% के आसपास है। ये भी हम देखते हैं करीब 1.5 गुने के आसपास मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो है। और ये जो 31.9 स्मॉल कैप का एवरेज पी रेशियो है, ये पिछले 6 महीने में जितना एवरेज है उससे नीचे, हालांकि लोएस्ट तो नहीं है जो देखा आपने लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप में, ये पिछले 6 महीने के एवरेज से नीचे है। स्टिल हमें लगता है कि ये 1.5 गुना से अधिक है। तो इन तीनों ही सेगमेंट में मेरे ओपिनियन में एंट्री करने का समय अभी नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इस बेसिस पे इस पे एग्जिट ना करें कि कल्याण ज्वेलर्स का इम्पैक्ट है उनको, और कल्याण ज्वेलर्स वालों ने मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर्स को ब्राइब किया है। इस ग्राउंड पे निकलने का कोई तुक नहीं बनता है, उसका इम्पैक्ट उतना मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि जैसे मैंने पहले चर्चा की, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा अधिक नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन जनाब ये नेगेटिव रिटर्न है, ये इक्विटी मार्केट है, कंपेयर करने से कोई ऊपर कोई नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंशियल नेगेटिव रिटर्न नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में आप इसमें कंटिन्यू करें यदि इन्वेस्टेड हैं तो, और यदि आप चाहते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट, तो आप इससे परहेज करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। हालांकि जो फिगर्स दिया है वो फैक्ट्स है, इंटरप्रिटेशन में भी डिफरेंट, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ये मेरे इंटरप्रिटेशन थे। लेकिन जब निर्णय लें आप फंड को शॉर्टलिस्ट करने में या ये करने में कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तो इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आपको फंड को शॉर्टलिस्ट करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर फंड को शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे, बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू।